नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, IAS RAS विद RJ में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं 25 अप्रैल 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर। किसका? राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर। मतलब जो भी घटनाएं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती थी, उनको करंट अफेयर की फॉर्म में चेंज कर हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने से पहले वही पुरानी बात, आप जाकर PDF ले लीजिए। आपको PDF प्राप्त होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों IAS RAS विद RJ। आप इस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली PDF मिल जाएगी बिना किसी मेहनत के। आप 10 मिनट में PDF भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें, अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप PDF को पढ़िए। आपको लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आप एग्ज़ाम तक नहीं भूलेंगे, इस बात का हमारा प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बिना इधर उधर की बातें किए हम आते हैं सीधे आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। दोस्तों, हमारा पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है आज का, वो है चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान। कौन सा अभियान है? चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। मतलब चुप नहीं रहना है। अब आपको बहुत चुप रह लिए आप, तो क्या करना है? चुप को तोड़ देना है और खुल के बोलना है। किस किस विषयों पर खुल के बोलना है, किन बातों को लेकर बोलना है। आप बोलोगे सर हमारे आसपास तो वैसे ही लोग इतना खुल के बोलते कि हम तो उनके खुल के बोलने से ही परेशान है। थोड़ा बंद होके बोलिए भाई, ठीक है। तो दोस्तों, इस मतलब विशेष स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमें क्या करना है? चुप्पी को तोड़ना है और खुल के बोलना है। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी की कोई कमी हाथ में आ गई है, बोले जा रहे हो, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया, पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया, हिंदुस्तान में हो गया तो पाकिस्तान फैलाने लग गए उसकी बातों को। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है दोस्तों? कि विद्यार्थियों को लैंगिक विषय, इसके लक्ष्य क्या है इस अभियान को समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों को क्या है? लैंगिक विषयों पर और सैनिटरी हाइजीन। विद्यार्थी कौन से? ये लैंगिक जो विषय हैं उन पर सारे विद्यार्थियों को, और सैनिटरी हाइजीन है उसके ऊपर जो आपकी छात्राएं हैं उनको क्या करना है? जैसे विषयों पर सोच बदलने और खुलकर बोलने की सीख देनी है कि भाई ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनमें इतना बड़ा टैबू फैलाने की, इतना बड़ा डर फैलाने की, इसको इतना बड़ा हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक चीज़ें, जितनी जानकारी होगी उतना क्या होगा? बीमारियों से बचाव होगा दोस्तों। तो इस अभियान के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, उन पर भी एक बार प्रकाश डाल देते हैं मेरे भाइयों बहनों। तो सरकारी विश्वविद्यालयों में जो सरकारी विद्यालय जो हैं उनमें क्या है? पहले ये अभियान चलाया गया था, लेकिन अब ये अभियान क्या है कि सरकारी विश्वविद्यालयों में सफलता के बाद में क्या किया गया है? निजी जो विद्यालय हैं उनमें भी इसको प्रारंभ किया गया है। निजी विद्यालयों के अंदर इसको प्रारंभ किया गया है। बस सरकारी स्कूल्स में पहले किए गए थे सारे काम। जब सरकारी स्कूल्स में सारी चीज़ें ठीक रहीं तो अब क्या हुआ? निजी स्कूल्स की तरफ आए हैं लोग कि भाई ये निजी स्कूलों में ये अभियान चलाया जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में इसको चलाने से क्या है? बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। इस अभियान को निजी विद्यालयों में संचालित करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मतलब जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, जो ऑलरेडी इन विषयों के बारे में मास्टर्स हैं, वो क्या करेंगे? 1 दिवसीय कार्यशाला, मतलब स्कूल के अंदर जाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, अभिभावकों को समझाएंगे, टीचर्स को समझाएंगे, इन चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे? ज्ञान देंगे। 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और ये वाला जो चरण है, ये कौन सा चरण है? इस अभियान का तीसरा चरण है जिसका के प्रारंभ किया गया है। मतलब 2 चरण पहले और किए जा चुके हैं। कहाँ कहाँ किए जा चुके हैं? तो पहले किया गया था दोस्तों इसको प्राइमरी लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल में, फिर किया गया इनको जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर पर, कौन सी जगह पर? गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ही। और अब तीसरे चरण में किया जा रहा है दोस्तों इसको निजी विद्यालयों में। कहाँ किया जा रहा है? अब तीसरे स्तर पर जो निजी विद्यालय हैं उनके अंदर इस चरण का आयोजन किया जा रहा है, इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, समझता हूँ कि इस टॉपिक को लेकर आपके दिमाग में क्लियरिटी बनी होगी। अब चलते हैं अपन आज के अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला न्यूज आर्टिकल है वो है दुनिया के रोमांटिक शहरों की क्या निकली है सूची। रोमांटिक का मतलब समझ रहे हो आप? शाहरुख खान। ठीक है, मतलब इस तरह का जहां आप जाते हो तो आपको इतने मनमोहक दृश्य मिले कि आप सारी टेंशन को भूलकर प्रकृति के प्रेम में खो जाओ।
रोमांटिक, ठीक है, इस तरह का रोमांस, मतलब इतने मनमोहक दृश्य हों किसी जगह पर कि आप प्रकृति में खो जाओ, सारी दुनिया भर की टेंशनों को भूल भाल के आप क्या हो जाओ, एकदम रोमांचित हो जाए मन, मतलब ऐसा लगे कि भाई जिंदगी तो यही है। तो इस तरह के शहरों की सूची को निकाला है, किसने निकाला है, किसने जारी किया है दोस्तों? तो एक प्लेनेट डी नाम की ट्रेवल पोर्टल है। क्या है? ट्रेवल पोर्टल। ये ट्रेवल पोर्टल क्या है? दुनिया भर में जो अच्छी अच्छी जगह हैं उनकी सूची निकालता है ये, कि भाई यहाँ पर जाना चाहिए, ये रोमांटिक प्लेस है, यहाँ पर जाना चाहिए, ये एडवेंचरस प्लेस है, यहाँ पर जाना चाहिए, ये वाला कल्चरल प्लेस है, यहाँ पर जाना चाहिए, ये वाला जो साइंस फिक्शन प्लेस है वहाँ जाना चाहिए। तो मतलब इस तरह की सूची निकालता है। तो रोमांटिक शहरों की सूची निकाली है, उसमें हमारे राजस्थान का उदयपुर शहर क्या है, इसके अंदर सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अभी अपन सूची के बारे में देखेंगे, उससे पहले क्या है, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों किसने जारी किया इसको? प्लेनेट डी नाम का ट्रेवल पोर्टल है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, रट्टा मार लेना। ठीक है, इसके द्वारा विश्व के 17 सर्वाधिक रूमानी शहरों की सूची जारी की गई है। रूमानी का मतलब हो जाता है रोमांटिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रोमांटिक और हिंदी में बोलते हैं इसको रूमानी, या हिंदी शब्द नहीं है रूमानी, ये आपका अरबी फारसी शब्द है, अरबी फारसी शब्द है रूमानी। ठीक है, रुचिकारक हो जाएगा हिंदी में तो। ठीक है, तो कौन सी 17 सर्वाधिक रोमांटिक शहर हैं दुनिया के, उनकी एक सूची जारी की है। 17 की क्योंकि भैया पता नहीं मुझे 17 की क्योंकि 16 की भी कर सकता था, 20 की भी कर सकता था, लेकिन लगा कि भाई 17 से ज़्यादा अब रोमांटिक शहर नहीं है, तो 17 की सूची जारी की है उसने। ठीक है, तो इस लिस्ट में भारत से, पूरे भारत से अकेला उदयपुर को स्थान मिला है। हमारा झीलों की नगरी, हमारा प्यारा उदयपुर, ठीक है, वीर योद्धाओं का शहर, उसको क्या किया गया, पूरे भारत से अकेले उदयपुर को इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों लेक सिटी की विशेषताओं में क्या है, यहाँ पर मेहमान नवाजी, किन किन विशेषताओं को देखकर इसको रोमांटिक शहर बोला है। मतलब यहाँ की आप मेहमान नवाजी को देख लोगे तो आपको ये लगने लग जाएगा कि आप ही महाराज हो। पृथ्वीराज चौहान के जो महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं वो आप ही हैं। इंद्रधनुषी संस्कृति, इंद्रधनुषी संस्कृति का मतलब होता है रंग बिरंगी संस्कृति, गायन वादन नृत्य बहादुरी लोक कलाएं, मतलब सारी की सारी जितनी भी विधाएं हो सकती हैं कला की, वो सारी की सारी संस्कृति की यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ की झीलें, यहाँ के पहाड़, यहाँ के हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है किलों से लेकर बावड़ियाँ तक, मतलब ऐसी चीज़ें जो एक बार पहले बन चुकी हैं अब उनको दोबारा बनाना नामुमकिन है। उस तरह की जो हेरिटेज है, मतलब हमारी धरोहर जो है, उसका जिक्र किया गया। मतलब लेक सिटी को क्यों शामिल किया गया है? यहाँ की मेहमान नवाजी के लिए, इंद्रधनुषी संस्कृति के लिए, झीलों के लिए, पहाड़ और हेरिटेज जो विधाएं हैं यहाँ पर, हेरिटेज जो फोर्ट वगैरह उस तरह की चीज़ें हैं, धरोहर हैं हमारी, उस सभी का जिक्र करते हुए क्या किया गया है, लेक सिटी को, मतलब हमारे उदयपुर को इसके अंदर शामिल किया गया है। इस तरह की विशेषता पूरे भारत में दूसरी कहीं मौजूद नहीं है। तो दोस्तों इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब इसको अगर नहीं भी करते, ये लिस्ट जारी हो जाती, भारत का कोई शहर नहीं भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता, और भी सारे शहर होते तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों ये क्या है, एक इंटरनेशनल पोर्टल है। कैसा है? इंटरनेशनल पोर्टल है। इस पर किस तरह की सूची जारी की गई है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय की गई। कैसी? इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल लेवल पर जब क्या है, हमारे जो संस्थाएं हैं, हमारे जो शहर हैं, यदि वो अपना नाम बनाएंगे तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल जो लेवल है वहाँ पर ऑटोमेटिक बिना किसी प्रचार प्रसार की हमें क्या है, क्या मिल जाएगी, वहाँ पर हमें पहचान मिलेगी। ठीक है, तो इस पहचान के मिलने से क्या होगा दोस्तों, पहचान के मिलने से पर्यटन उद्योग है जो हमारा, उसको बल मिलेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग हो जाएगी इसकी ऑटोमेटिकली। देखो कोरोना के बाद दोस्तों क्या हुआ है कि देशी स्तर पर तो पर्यटकों की संख्या दोबारा से बढ़ने लग गई और काफ़ी हद तक वहीं पहुंचने लग गई जहां पर वो एक दफा थी। लेकिन क्या है, इंटरनेशनल जो लेवल है वहां से पर्यटकों की आवाजाही हो गई है बहुत ज़्यादा कम। तो जब लोगों के सामने, जब इस पोर्टल के माध्यम से पता लगेगा कि वर्ल्ड के मोस्ट रोमांटिक शहर हैं, उनमें भारत का भी एक है जो विश्व में चौथे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर आता है। तो जो घूमने फिरने के शौकीन लोगों वो एक बार यहाँ की मेहमान नवाजी का, यहाँ की संस्कृति का, झीलों पहाड़ों का, यहाँ की धरोहर का आनंद उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए जरूर आएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो जाएगी, किसी भी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो जाती है। इसीलिए तो इतनी ये जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं, उनकी जो भी रेटिंग आती है, भले ही वो प्राइवेट हो या फिर इंटर गवर्नमेंटल हो, किसी भी तरह की हो, तो उसका बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, विदेशी पर्यटकों के बढ़ने की उम्मीद है कि भाई विदेशी पर्यटक क्या होंगे, भारत के अंदर बढ़ जाएंगे।
ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब अपन एक बार सूची को जान लेते हैं कि क्या सूची है, कौन सी सूची है, इसमें कौन सा शहर है उसको ज़्यादा स्थान मिला है, मतलब अच्छे से ट्रीट किया है, कौन सा इसको बाहर फेंक दिया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो पहला स्थान मिला है वो मिला है पेरिस को। पेरिस आप जानते हो, लव इन पेरिस। वेनिस, ये अपन पहुंच गए अब राहुल गांधी जी के नानी के घर, वेनिस इटली। वांगजो, चीन का हांगजो, भारत का उदयपुर। सैन फ्रांसिस्को यूएसए का। क्यूबेक सिटी ये कनाडा की है। केप टाउन ये साउथ अफ्रीका का है। मेलबर्न ये ऑस्ट्रेलिया का है। डबलिन ये आयरलैंड का है। मराकेश ये मोरक्को का है। रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील का है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक समिट हुआ था, 1992 में। इसके बारे में दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी अर्थ डे भी निकला है, तो इस समिट का नाम क्या था 1992 वाले समिट का? ठीक है, क्योटो जापान। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है इसको भी बताएं। 1987 में हुआ था, 1987 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ये किससे संबंधित है दोस्तों? ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। रोम इटली। नियाग्रा फॉल्स कनाडा। बार्सिलोना स्पेन। और एथेंस मतलब ग्रीस के अंदर। एथेंस और स्पार्टा के बीच में लड़ाई हुई। एथेंस से ही सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, शुरुआत हुई थी? ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों दुनिया में सबसे पहले? तो वो होती है आपकी एथेंस से। ठीक है, एथेंस और स्पार्टा के बीच में सबसे पहले जो है गेम्स होते थे, तो एथेंस के अंदर से ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है आपकी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ 17 शहरों की सूची में आपको क्लियरिटी आई होगी, इस न्यूज़ आर्टिकल को लेकर आपको क्लियरिटी आई होगी। तो दोस्तों अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे आज के अगले न्यूज़ आर्टिकल का डिस्कशन करने के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है देश के नक्शे जैसा शिव मंदिर तैयार होने वाला है। मतलब हमारे, देखो मैं आपको बताऊँ एक चीज़, देखो अब यहाँ बताता हूँ आपको, इसको हटाऊँ पहले। देखो दोस्तों ये है हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, समझ लीजिए हमारा भारत है, मतलब है अपना भारत, यहाँ पर इधर। तो दोस्तों इस नक्शे के जैसा बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, पानी भरा हुआ है नीचे पूरा। ठीक है, तो इसी तरह से बनेगा, बीच में पानी भर दिया जाएगा, यहाँ एक पुल के द्वारा कनेक्टिविटी दी जाएगी, बाकी ये सारा लैंड रहेगा और इसके चारों तरफ क्या रहेगा, पानी, और हिमालय जैसी आकृति बनाई जाएगी। जैसे यहाँ पर है आपका उत्तराखंड के अंदर जाओगे केदारनाथ मिलेगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ। यहाँ कश्मीर के अंदर आपको अमरनाथ मिलेंगे, रामेश्वरम मिलेगा। तो इस तरह से, जिस तरह से भारत के अंदर जो ज्योतिर्लिंग अवस्थित हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगहों पर क्या होंगे। यहाँ पर नासिक है, नासिक के अंदर, तो इस तरह से क्या होंगे, अलग अलग जगह पर ज्योतिर्लिंग उसी हिसाब से अवस्थित किए जाएंगे इस मंदिर के अंदर, जैसे वास्तविकता में यहाँ पर ये देश के अंदर मौजूद हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो एक मोटा मोटी खाका बन गया होगा आपके दिमाग के अंदर। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे, हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक बार ले लेते हैं। तो देश के नक्शे जैसा शिव मंदिर है, वो स्थापना कहाँ की जा रही है, कहाँ मनाया जा रहा है? तो दोस्तों वो झुंझुनू के अंदर मनाया जा रहा है। झुंझुनू के अंदर कालेरा का वास है। कालेरा का वास मतलब कोई कालेरा नाम का व्यक्ति होगा, वो वास करता हुआ, निवास करता हुआ उस जगह जगह के नाम पर है। कालेरा का वास झुंझुनू के अंदर इस मंदिर की स्थापना की जा रही है। यह मंदिर देश के नक्शे के आकार का बनेगा। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। द्वादश का मतलब होता है दोस्तों, जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ी हो, एकादश का मतलब होता है 11, द्वादश का मतलब 12, त्रयोदश का मतलब 13, तो द्वादश का मतलब क्या होगा, 12। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग इसमें स्थापित किए जाएंगे, इसीलिए इस मंदिर का नाम क्या है, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। ठीक है, यह अपने प्रकार का भारत का पहला होगा, मतलब इस तरह के आकार का और इस तरह से ज्योतिर्लिंगों को समाहित करते हुए भारत के अंदर कोई भी मंदिर मौजूद नहीं है। तो ये अपने प्रकार का कैसा होगा, पहला मंदिर होगा। देखो मैं आपसे कह रहा था ना, इसमें भगवान शिव के 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उसके साथ साथ में माता वैष्णो देवी की भी क्या विराजेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों बिना शक्ति के तो शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो शक्ति और शिव तो हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो माता वैष्णो देवी भी विराजेंगी इस मंदिर के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या डिस्कशन किया है।
तो दोस्तों इसमें क्या है, देश के सभी प्रमुख जो शिव धाम हैं उसके दर्शन होंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि देश में जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, तो इसमें भारत में जो जो धाम जहाँ जहाँ पर मौजूद होंगे, जो जो धाम जहाँ जहाँ पर मौजूद होंगे, तो उसी के आधार पर क्या किया जाएगा, इनका निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर रामेश्वरम है तो रामेश्वरम मंदिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे उज्जैन महाकाल है तो महाकालेश्वर का यहाँ पर होगा, यहाँ पर बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, यहाँ पर अमरनाथ का। तो इस तरह से ही इसी मंदिर के उसी दिशा से उसी कोने की तरफ किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अलग अलग राज्यों को, जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज्योतिर्लिंग स्थापित है तो उनको अलग अलग रंगों से दर्शाया जाएगा। किस तरह से, अलग अलग रंगों से। रंग किस तरह के होंगे, अलग अलग, मतलब ये राज्य इस तरह का, ये राज्य इस तरह का। तो ऑब्वियसली हमारे राजस्थान का होगा तो रंगीला राजस्थानी होगा। ठीक है, इस मंदिर की और क्या विशेषता रहने वाली है दोस्तों, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इस मंदिर के अंदर शिव शक्ति पार्क बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक शिव शक्ति पार्क। मतलब इसके अंदर क्या किया जाएगा, शिव और शक्ति जिस अवस्था में जिस तरह से रहते हैं कैलाश के ऊपर, उसका यहाँ पर चित्रण करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, पहाड़ियाँ, समुद्र, कुएं, जड़ी बूटियाँ, फल फूल, पौधे, रोज गार्डन, इस तरह की चीज़ें लगाई जाएंगी और जिसमें भारतीय संस्कृति के दर्शन हो सकें और शिव और शक्ति जिस रूप में कैलाश में रहते होंगे, विराजते होंगे, उस रूप का सचित्र वर्णन करने का यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, प्रयास किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, अब देखते हैं अगला। तो अगला है शमशान घाट पार्क। कौन सा पार्क है, शमशान घाट पार्क। ठीक है, अब आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि जब चीज़ ही शमशान की है तो इसके अंदर क्या दिखा सकते हैं ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा। भाई शमशान की है तो शमशान के बारे में ही दर्शन होंगे अपन को। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो शमशान घाट के अंदर क्या है, देखो, जन्म, बालपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। मृत्यु इसके अंदर नोटिफाई नहीं किया गया, लेकिन मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, मृत्यु आदि जीवन की सभी अवस्थाओं को दर्शाती हुई प्रतिमाएं लगेंगी यहाँ पर। मतलब जो भी घमंड है ना, वो वहाँ पर जाकर चूर चूर हो जाएगा कि ये अवस्था, अब देख लो आप कौन सी अवस्था में हो और किधर की तरफ जा रहे हो और अंत क्या होना है, सबका वही होना है। तो अपने घमंड को यहीं छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और क्या किया जाएगा, और नंदीशालाएं जिसमें 500 नंदी एक साथ रह सकेंगे। वैसे तो नंदी 2 ही एक साथ रहने बड़ी बात है। ठीक है, लड़ मरे तो 500 तो छोड़ो, जाने कितने लोगों को ले बीतेंगे। ठीक है, अतिथि भवन का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। और क्या किया जाएगा, पंडितों के निवास के लिए जगह। भाई पंडित जी पूजा अर्चना करेंगे तो रहेंगे तो भी कहीं, ऐसे तो है नहीं पूजा अर्चना करो अपना मोटरसाइकिल स्कूटर उठाओ जाओ अपने घर, तो इस तरह से नहीं होगा दोस्तों। निवास होगा, जब इतना बड़ा मंदिर है लोग आएंगे वहाँ पर, जब लोग आएंगे तो क्या होगा, रुकेंगे भी, आतिथ्य भी होगा उनका, तो अतिथि भवन एक बनाया जाएगा। अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि के आए, बिना तिथि। तो दोस्तों आजकल जो हमारे घरों में आते हैं वो अतिथि नहीं होते, क्योंकि पहले ही फ़ोन करके बोल दिया जाता है इतने तारीख को ताऊ जी आने वाले हैं, इतने तारीख को चाचा जी आने वाले हैं, और वो आएंगे ही आएंगे। इसीलिए वो अतिथि नहीं होते, वो अतिथि नहीं होते। अतिथि कौन होता है, जो बिना अतिथि के ही पहुंच जाए। ठीक है, आजकल कोई बिना अतिथि के पहुंचेगा तो लोग मिलेंगे नहीं, गालियां और देंगे, बिना बताए आ जाती हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं और आगे थोड़ा सा। तो अगला हमारा जो न्यूज आर्टिकल है दोस्तों वो है इंडो नेपाल कर्म रत्न अवार्ड। इंडो नेपाल कर्म रत्न अवार्ड मतलब इंडो जो होता है भारतीय होते हैं, नेपाल कर्म रत्न अवार्ड दिया जा रहा है किसको, भारतीयों को। ठीक है, भारतीयों को नेपाल का कर्म रत्न अवार्ड, इसके नाम का यही अर्थ। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो दोस्तों ये अवार्ड जो है, जो हमारा अवार्ड दिया जा रहा है वो जो है, यह अवार्ड भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस नाम से कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर। कौन सी जगह पर, नई दिल्ली के अंदर इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। तो उस आयोजन के अवसर पर भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन के अवसर पर क्या दिया जा रहा है, इंडो नेपाल कर्म रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, तो मैंने आपसे कहा नेपाल के द्वारा भारतीयों को। तो नेपाल के पहले उपराष्ट्रपति जो हैं परमानंद झा हैं, उनके द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में। मैंने आपको बताया था यह अवार्ड क्या है, कैसे दिया जाता है। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, पिछले 3 वर्षों का अध्ययन किया जाता है कि पिछले 3 वर्षों के अंदर किस व्यक्ति ने किस तरह से कार्य किया है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों में आपके जन कल्याण के लिए, आपकी संस्कृति के लिए, आपके पर्यावरण के लिए, आपके जल के लिए, मतलब
एक तरह से अगर हम जन कल्याणकारी चीज़ बोल देते तो इसका अर्थ यही होता है कि पर्यावरण, जल, वायु, इस सब का सतत रूप से इस्तेमाल करते हुए जनजीवन को उच्च बनाना। ठीक है, तो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, जन कल्याण के लिए और आपके पर्यावरण और संस्कृति के लिए जिन जिन लोगों ने पिछले 3 वर्षों में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, किसको दिया जाता है? जिन लोगों ने क्या किया हो, लोक कल्याणकारी कार्य और संस्कृति के कार्य हेतु अपना योगदान दिया हो, उसके लिए जो पिछले 3 वर्षों में बेहतरीन योगदान दिया होगा, उन लोगों को इसको ये वाला अवार्ड क्या किया जाता है दोस्तों, प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इस अवार्ड के अंतर्गत दिया क्या जाता है? तो दोस्तों इस अवार्ड में क्या दिया जाता है? नेपाल राष्ट्र की टोपी। आपने देखा होगा सारे के सारे नेपाल राष्ट्र के जो लोग हैं, नेपाली हैं, वो एक तरह की हिमाचल में जैसे तरह की टोपी लगाते हैं लोग, उससे थोड़ी सी हटके हिमाचल में एकदम गोल लगाते हैं, उधर थोड़ी सी नेहरू और थोड़ी सी हिमाचली, इन दोनों का संगम कर देंगे तो कैसी बन जाएगी? नेपाली टोपी बन जाएगी। ठीक है, तो नेपाल राष्ट्र की टोपी, एक मेडल दे दिया जाएगा, एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा, एक शॉल प्रदान की जाएगी और एक अभिनंदन पत्र प्रदान किया जाएगा। इससे क्या होगा? सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों मार्केट में ऐसे बहुत मिलते हैं, लेकिन सम्मान होता है। यदि सम्मान का एक पेन दिया जाए तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि उस पेन की कीमत कितनी है। इसका अर्थ ये होता है कि उसको देने वाली संस्था, उसको देने वाले लोग, उस पर तालियां बजाने वाले लोग आपके कार्य से बहुत प्रभावित हैं। आपने जो कार्य किया है, जिसके लिए आपको ये पेन दिया जा रहा है, वो कार्य बहुत उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, आपके साथियों में, आपके समकक्षों में उस चीज़ के लिए आपने सबसे बेहतर प्रयास किया है। उस सम्मान का अर्थ यही होता है। तो दोस्तों हम इस खबर को इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि राजस्थान के जो हमारे चित्तौड़गढ़ जिला है, वहाँ एक विजयपुर नाम के ग्राम है, वहाँ के सरपंच जो हैं श्री श्याम लाल शर्मा जी को ये पुरस्कार प्रदान किया है। किसने किया है दोस्तों? उपराष्ट्रपति, नेपाल के उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। ये तो आपने देख ही लिया। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते हैं अपन आज के अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा आज का अगला न्यूज आर्टिकल है, अमेजन के लिए मॉडलिंग करेंगी 5 साल की ऐश्वर्या। ठीक है, तो इस बच्ची का नाम आप याद रख लेना, क्योंकि क्या है, ये नागौर शहर की रहने वाली हैं। ठीक, और अमेजन ने इनको किड्स मॉडलिंग के लिए क्या किया है? साइन किया गया है। किड्स मॉडलिंग के लिए अमेजन ने इसको साइन किया है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आपको इस बच्ची का नाम याद रख लेना है, बस उससे ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का न्यूज आर्टिकल का डिस्कशन हमारा यहीं पर होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूज आर्टिकल डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और यदि ऐसा है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल के साथ में, नए न्यूज आर्टिकल के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।